हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आप सभी मेरे साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं, जिसमें मैं प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को कवर करते हुए चल रहा हूं। और ये आपके यूपीएससी मेंस के साथ साथ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस और आरओ और प्लस उसका भी प्री और मेंस दोनों के लिए यूजफुल है। अब आप कहोगे सर, आरओ में तो मेंस ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन वहां पे भी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पूछी जाती है, जो डिटेल से प्रश्न पूछे जाते हैं डेप्थ नॉलेज के साथ, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी कवर होंगी। और ये केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, ऐसी इंडियन इकोनॉमी की भी क्लासेस होंगी, हिस्ट्री की तीनों होंगी, साइंस तीनों होंगी, एनवायरमेंट होगी, पॉलिटी होगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि लगभग आपकी मैक्सिमम सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और बहुत ही स्टैंडर्ड जो है कि मैं बुक्स के साथ जो टॉपर्स के नोट होते हैं उन सभी को इंक्लूड करके ये पूरी पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। और इसी पीडीएफ पे मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं। इसमें पूरा कहानी की तरह हमें पढ़ना नहीं होता, पूरी पंचायत नहीं पढ़नी होती, केवल क्रक्स जो होता है हर चैप्टर का वो चीज हम यहाँ पर समझते हैं। और इसी कड़ी में वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे मौसम को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक, जिसमें टेम्परेचर ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा होता है ह्यूमिडिटी, वो भी कंप्लीट हो गया। तीसरा होता है प्रेशर, जो कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी जलवायु विज्ञान में तापमान को और आर्द्रता को प्रभावित करती है तो वायुमंडल सबसे अधिक करती है। तो वायुमंडल में हम लोग प्रेशर कर हम लोगों ने शुरू किया था, और इस प्रेशर के बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारी भी ली थी। और यहाँ पर आपने ये भी देखा था कि किस प्रकार से पृथ्वी पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर जो लो प्रेशर हाई प्रेशर जो डेवलप होता है वो किन कारणों से होता है। इन सभी चीजों के बाद कल मैंने आपको कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे वायु दाब में अंतर नेक्स्ट क्लास में, और जो कि आज हम लोग शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को कर लीजिए फॉलो, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ और अपने अदर टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, वहां पर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हर क्लास की अपडेट आ जाती है सबसे पहले, और साथ ही साथ और भी अदर जो डिस्कशन होते हैं वो भी मैं आपसे कर पाता हूँ। और अगर आपको ये पीडीएफ पसंद आ रही है इस तरीके की, आप यूट्यूब पर देखोगे कहीं भी पीडीएफ नहीं मिलेगी इतनी क्वालिटी कंटेंट के साथ, बहुत ही कम सब्जेक्ट मतलब कम पेजेस के साथ सारे टॉपिक कवर करते हुए, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके हमारी टीम से बात करके वहां से आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में रखेगी ये। टॉपिक को शुरू करते हैं आज हम, वायु दाब में अंतर। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो यहाँ पर आप आज इन चीजों को समझ पाएंगे कि किसे हम व्यापारिक पवन कहते हैं, किसे हम पछुआ पवन कहते हैं, किसे हम ध्रुवीय पूर्वी पवन कहते हैं। तो सामान्यतः आप लोगों ने सुना भी होगा कि व्यापारिक पवन 0 से 30 डिग्री के बीच में जो हवाएं चलती हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसे हम कहते हैं व्यापारिक पवन। और उसके बाद जो 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ चलती हैं वो होती हैं आपकी पछुआ पवन। और 90 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ आने वाली जो पवनें होती हैं जिनकी डायरेक्शन पूरब से होती है, ध्रुवीय पूर्वी पवन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि इन पवनों की उत्पत्ति कैसे होती है, क्यों हम इन्हें कोई और नाम नहीं दे सकते, या ये पवन कहीं और पे क्यों नहीं उत्पन्न हुई, यहीं पर क्यों पैदा हुई अपनी अपनी अक्षांश पे। तो इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो आज हम इस क्लास में समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको एक वर्ड समझना होगा, प्रवणता, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ग्रेडियंट, या इन शॉर्ट अगर मैं इसको पीजीएफ बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा क्या मैं बोलूंगा, पीजीएफ, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी क्या हो गया, दाब प्रवणता बल, ये उसका अर्थ हो गया। अब यहां पर प्रवणता जो वर्ड होता है दोस्तों वो कहता है अंतर को, अर्थात आप इसे नॉर्मल भाषा में अंतर बोलते हैं, लेकिन ज्योग्राफी की भाषा में इसे प्रवणता बोला जाता है। चाहे वायुदाब प्रवणता हो, चाहे तापीय प्रवणता हो। अभी आगे जब मैं आपको जेट स्ट्रीम का टॉपिक कराऊंगा कि किस तरीके से 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में तापमान में अंतर होने की वजह से जेट धाराओं की उत्पत्ति होती है, रोसबी तरंगों की उत्पत्ति होती है, तो हम वहां पे प्रवणता का वर्ड यूज करते हैं, तापीय प्रवणता, अर्थात अंतर को डिसाइड करता है। अब जैसा ये शब्द लिख रहा है कि भाई वायु दाब में अंतर, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं ऐसे करके, ठीक है, कुछ इस तरीके से और ऐसे पहाड़ वगैरह, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो वायु दाब लग रहा होगा, हम लोग मिली बार में नापते हैं वायु दाब को, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 मिली बार जो है कि वायु दाब लग रहा होगा हवाओं से, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल क्या हल्का विरल है, ऊंचाई पर है। लेकिन वहीं पर ये अगर आप समुद्र की सतहों पर देखेंगे या तटीय क्षेत्रों पर देखेंगे या मैदानी क्षेत्रों पे, तो यहाँ हो सकता है 35 मिली बार जो है कि लग रहा होगा। तो इनके बीच में जो अंतर आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है लगभग 25 मिली बार का। तो ये जो अंतर है इसी को कहा जाता है वायु दाब में अंतर, या आम भाषा में कहें वायु दाब में प्रवणता। तो ये आपने समझ लिया कि अंतर का मतलब क्या होता है। अब जैसे अगर मैं कहूं
कि आपका कोई दोस्त है जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश में रहता है और आप रहते हो मुंबई या चेन्नई, बेंगलोर, जो कि तटों के किनारे शहर है, हालांकि बेंगलोर अंदर है, कोच्चि वगैरह में, तो आपके ऊपर जो वायु दाब होगा और उसके ऊपर जो वायु दाब होगा, दोनों में डिफरेंसेस होंगे। ऐसा क्यों? आप प्रॉपर ऑक्सीजन ले पा रहे होंगे क्योंकि आप पे बहुत सारा वायु दाब है जिसमें ऑक्सीजन भी होगी, लेकिन वो आपका फ्रेंड जो पहाड़ी क्षेत्रों में वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा होगा, उसे कभी कभी ऐसा लग रहा होगा कि उसकी सांसें फूल रही हैं, ऑक्सीजन की कमी है, अर्थात वहां पे वायु दाब कम है। तो वहां से लेकर मुंबई के बीच में जो अंतर होगा वही तो वायु दाब अंतर कहलाएगा, और ज्योग्राफी की भाषा में उसे कहते हैं वायु दाब प्रवणता, अर्थात यहां पर हम कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि वायु दाब के कारण बल जो उत्पन्न होता है, अर्थात इसी को हम वायु दाब प्रवणता बल कहते हैं, क्योंकि इन अंतर से जो बल उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब यहां पर मैं बार बार एक ही टर्म्स यूज करूंगा, पीजीएफ, और पीजीएफ को आपको समझ लेना है, पीजीआई वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, हॉस्पिटल नहीं, पीजीएफ वर्ड यूज कर रहा हूं। पीजीएफ में अगर आप देखोगे तो दो चीजें डिसाइड होती है। पहली चीज डिसाइड क्या होती है कि वायु की गति, अर्थात पीजीएफ की वजह से, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से वायु की गति डिसाइड होगी कि वायु की गति कितनी तेज है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई चक्रवात आ रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही है, उसमें तूफान आ रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही, आंधी आ रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं से चल रही, लू चल रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से, स्पीड से। तो ये कैसे बताते हो? ये वायु की गति बताते हो, लेकिन ये गति कितनी तेज होगी, कितनी कम होगी, ये डिसाइड करेगा पीजीएफ, अर्थात प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का वैल्यू जितना अधिक होगा उतनी ही हवाओं की गति भी अधिक होगी। समझ में आ रही बात यहां पे? अर्थात क्या हुआ, वायु दाब प्रवणता, यानी वायु दाब में जितना अंतर अधिक होगा उतनी ही जो है कि वो हवाएं उतनी गतिशील होंगी, उतनी ही तेज चलेंगी। और दूसरी चीज, पीजीएफ एक चीज और निर्धारित करता है कि वायु की दिशा ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। किधर जाती है? ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। ये भी पीजीएफ ही डिसाइड करता है। आपको इसका प्रमाण देखना है तो आप पिछली क्लासेस में आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि ये हाई प्रेशर पे हवाएं हैं, तो ये देखिए हाई प्रेशर से तो दूसरी डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है? ठीक, ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे क्षोभ मंडल में यहाँ हाई प्रेशर है कि नहीं है, यहां से भी हवाएं बाहर की ओर जा रही हैं, अर्थात लो प्रेशर की ओर जा रही हैं। आप कहीं देख पा रहे हो क्या कि लो प्रेशर से हवाएं कहीं बाहर जा रही हैं? नहीं, बल्कि लो प्रेशर में तो हवाएं आ रही हैं। यहां भी आप देखो लो प्रेशर में हवाएं आ रही हैं, जबकि हाई प्रेशर से हवाएं बाहर की ओर जा रही हैं। तो ये किससे डिसाइड हो रहा है? ये पीजीएफ डिसाइड कर रहा है, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से। इसका मतलब हो गया कि 30 डिग्री पर धरातली स्तर पे जो लगने वाला बल होगा वो कहीं ना कहीं 0 डिग्री से जो है कि ज्यादा होगा या कम होगा, या फिर 60 डिग्री से ज्यादा या कम होगा। इस वजह से पीजीएफ की वैल्यू जो है कि जैसी है उस हिसाब से वो डायरेक्शन को कवर कर रहा है। लेकिन डायरेक्शन ऑलवेज जो है कि इसकी किधर होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब अगर मैं ये चीज कल ही बता देता आपको वहीं पर पीजीएफ के बारे में, तो आप शायद घूम जाते हवाओं की तरह। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको कल मैं बता रहा था कि किन वजहों से वायु दाब पेटियों का निर्माण होता है, कि 0 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये 3 पेटियां हैं जो टेम्परेचर के आधार पर निर्धारित होती हैं। लेकिन बाकी पेटियां कोरियलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कार्य निर्धारित होती हैं, 30 डिग्री की और 60 डिग्री की। अब यहाँ पर अगर मैं आपको और क्लियर दिखाना चाहूँ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ एक जगह हाई प्रेशर लिखा हुआ है, मान के चलिए आप 30 डिग्री यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लो प्रेशर, मान के चलिए ये 0 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप 30 डिग्री से लेकर 0 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वायुदाब में क्या हो रहा है? सघनता बढ़ती जा रही है। वायुदाब में क्या हो रहा है दोस्तों? सघनता बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे वायु दाब ज्यादा पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में, और इसी वजह से ये जो हवाएं हैं जिनकी आप डायरेक्शन देख पा रहे हो, लो प्रेशर की ओर जा रही हैं। किधर जा रही हैं? ये लो प्रेशर की ओर जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये पीजीएफ जो लंबवत पड़ता है, एक तरीके से देखा जाए तो 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर जाने पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है हर एक रेखा पे। आप देखिए ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप देखिए यहाँ पे ये बन रहा है कि नहीं? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पीजीएफ हमेशा लंबवत होता है, वायु की गति निर्धारित होती है इससे। और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि पीजीएफ कहाँ पे ज्यादा होगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों? समदाब रेखाओं की जितनी अधिक सघनता होगी
उतनी ही वायु दाब की प्रवणता बल का मान अधिक होगा और वायु की गति अधिक होगी। अब ये समदाब रेखाओं की सघनता का मतलब क्या हो गया, जितना टेम्परेचर अधिक होगा उतना ही जो है कि वायु दाब की प्रवणता का बल ज्यादा होगा और उससे पीजीएफ की ज्यादा होने की वजह से वायु की गति भी स्पीड पकड़ेगी। इसीलिए आपने कभी देखा है क्या मेरे भाई कि दिसंबर में, जनवरी में कभी आंधी तूफान आते हुए? कभी नहीं देखा होगा। अगर आ भी गया बाई मिस्टेक जो है कि पश्चिमी विक्षोभ से या किसी वजह से, तो आपको उस दिन कड़ाके की ठंड पड़ती है और 3-4 दिन पूरी वो ठंड जबरदस्त रहती है। ज्योग्राफी मेरे हिसाब से क्या है, ऑब्जर्वेशन है, और मैं आपको उन ऑब्जर्वेशन तक लेकर जा रहा हूं हर एग्जाम्पल से जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। कभी सर्दियों में देखा तूफान आते हुए, आंधी आते हुए, गरजते हुए बादल? बहुत ही रेयर, बहुत रेयर, मतलब एक आध दिन हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन इसके उल्टे आप गर्मी में देख लो, गर्मी में आपको लू देखने को मिलेगी। जैसे ही आपका बारिश का समय आता है जून जुलाई का, तो आपको आंधी तूफान देखने को मिलेंगे, गरजते हुए बादल देखने को मिलेंगे। सितंबर में जब मानसून जाता है तो आपको आंधी तूफान चक्रवात देखने को मिलेंगे अक्टूबर के आसपास। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर तापमान निर्धारित कर रहा है। सर्दियों में तापमान बहुत नीचे हो जाता है। इसका मतलब है कि जब जब तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान की वैल्यू बढ़ेगी, सूर्य की किरणें ज्यादा लंबवत पड़ेंगी विषुवत रेखा पे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 32 डिग्री पर, अक्षांशीय विस्तार पे। इसीलिए जो है कि पीजीएफ की वैल्यू बढ़ेगी और फाइनली फिर वायु की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो आपको रटना नहीं होता है ज्योग्राफी में। अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझ लोगे तो जब इंडियन ज्योग्राफी के जो मेंस ओरिएंटेड आप टॉपिक पढ़ोगे ना, तब आप वहां पे इसका प्रयोग कर पाओगे कि कैसे हम कृषि को बचा सकते हैं, कैसे हम पशुपालन को बचा सकते हैं, कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, कैसे हम जल संकट से निपट सकते हैं, कैसे हम वायु प्रदूषण से निपट सकते हैं, कैसे हम उद्योगों की स्थिति को सही कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपको इंडियन ज्योग्राफी के मेंस टॉपिक में पढ़ना पड़ता है। वहां पे आप ये नदी, घाटी, पर्वत, जनजाति स्थान, भारत के अक्षांशीय स्थान कुछ नहीं पढ़ते हो। वहां मेंस में ये सब नहीं आता है मेरे भाई। मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं, जुलाई लास्ट तक आ जाएंगे नोट्स। आप देख लेना हर एक सब्जेक्ट के कितने स्टैंडर्ड नोट्स है, पूरे यूट्यूब पर ऐसा नहीं होगा। और इवन कि ये भी नोट्स जो मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये आप किसी बुक में डायरेक्ट नहीं मिलेगा। हालांकि मिलेंगी ये सारी चीजें, लेकिन वो लाइन टू लाइन लिखी होंगी, पैराग्राफ में लिखी होंगी, और आप उनको रटते रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ और जरूरत पड़ने पे कुछ फ्लो चार्ट यूज कर रहा हूँ, कुछ जो है कि पैराग्राफ्स यूज कर रहा हूँ, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। फिर आप अगर इनके बाद बुक पढ़ोगे ना दोस्त, तो बुक पढ़ने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। चाहे कोई भी बुक पढ़ रहा हो ज्योग्राफी के लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका बेस मजबूत कर दिया मैंने, और उस बेस पे ही आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट कहते भी हैं कि सर हमें ये पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर जाओगे तो वहां पे उस मैसेज कर देना, केवल कॉल तो नहीं लगेगी, मैसेज करोगे तो वहां पे हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। फिर वहां पे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स के आपको इसी तरीके के फ्लो चार्ट यूज करके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। आगे चलते हम लोग टॉपिक पर आते हैं कि यहां पर कह रहा है कि समदाब रेखाओं की सघनता से ही वायुदाब की प्रवणता बल अधिक होती है, वायुदाब की गति अधिक होती है, और सम रेखाओं की सघनता पे ही प्रवणता का मान भी ज्यादा होता है। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है। मैं एक एक तरीके से समझाऊंगा चीजें, और एक एक करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ 0 डिग्री के आसपास मैंने क्या लिखा है, लो प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है मेरे भाई। 30 डिग्री पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर दिख रहा है। 60 डिग्री पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर दिख रहा है। और 90 डिग्री पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा खुद ही क्यों ना लिख दूं। जैसे आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ कह दूं यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, और यहाँ पे हाई प्रेशर है। यही सेम कंडीशन यहाँ साउथ में भी आप देखोगे, हाई प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर देखोगे, और यहाँ पे आप हाई प्रेशर देखोगे। अब बात आती है कि सर लो प्रेशर हाई प्रेशर कैसे बनते हैं। ये बेल्ट हमने देख लिया 2 कारणों से, 0 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ये तो होते हैं तापमान के अंतर से, क्योंकि 0 डिग्री पे तापमान सर्वाधिक होता है, 90 डिग्री पे सर्वाधिक कम होता है, इसलिए वहां पे रेखाएं बन जाती हैं। बाकी पृथ्वी के घूर्णन से, कोरिलेस बल के कारण जो है कि ये सारी की सारी बनती हैं। लेकिन यहाँ पे हम वायु दाब की स्टडी कर रहे हैं, वायु की गति की, तो आप देखोगे कि हमेशा जो पीजीएफ की वैल्यू लिखी होगी, कहीं कहीं पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा होगा, मतलब डल हो रहा होगा वो फोटो की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किए थे। अब बहुत सारे लोगों की डिमांड थी सर इसे प्रिंट करा दीजिए या टाइप करा दीजिए। तो देखिए भाई, मैं इतना बड़ा जो है कि कोई पैसा वैसा तो कमा नहीं रहा हूँ,
कि मैं लगातार आपको टाइप करा सकता हूँ। और फिर टाइप किए हुए कंटेंट में क्या होता है ना, आप लोगों को भी लगता है ये कहीं से कट पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है, और इसीलिए मैं हैंड रिटन नोट्स पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ कि जिसमें मैंने खुद अपनी मेहनत यूज की, हमारी टीम ने अपनी मेहनत की है, कॉपी कट पेस्ट वाला काम नहीं। तो यहां देखोगे कि लो प्रेशर की ओर डायरेक्शन आ रही है दोस्तों पीजीएफ की। पहले आपको एक ही चीज समझनी है, लो प्रेशर की ओर डायरेक्शन आ रही है पीजीएफ की। फिर आप देखोगे यहाँ हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर 60 की तरफ जा रही है, 90 डिग्री से आने वाली हाई प्रेशर। इसी तरीके से आप देखोगे 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री लो प्रेशर की ओर जा रही है, और 90 डिग्री से भी लो प्रेशर की ओर। तो ये डायरेक्शन क्या बता रही है कि भाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो रही है, इसलिए इनकी स्पीड भी ज्यादा हो रही है। इसीलिए हवाएं ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर हवाएं घूमती क्यों हैं? हमने देखा है कि हवाएं जो है कि क्या होती हैं, पछुआ पवन के रूप में घूमती है, व्यापारिक पवन के रूप में घूमती है, ध्रुवीय पूर्वी पवन के रूप में घूमती है। उसके पीछे एक कारण है। वो क्या कारण है कि जब पृथ्वी का घूर्णन होता है, जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी ये है, ये हमने ई लिख दिया अर्थ है। अब पृथ्वी ऑलवेज आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूरब घूमती है। ऑलवेज जब ये घूमती है बहुत तेजी से, अपनी 24 घंटे में पृथ्वी पूरी रोटेशन कर लेती है अपनी ध्रुवों पर, तो बहुत तेजी से घूमने की वजह से एक अपकेंद्रीय बल और एक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से ये हवाएं भी उसके आकर्षण बल में आकर हवाएं भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पकड़ लेती हैं। कैसे पकड़ती हैं? आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध में क्या घूमती हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पे जरा पेन को चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो और डार्क हो गया दोस्तों, चलिए ग्रीन पेन ले लेता हूं। आप देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? अब आप कहोगे सर हमें नहीं समझ में आ रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे घड़ी में टाइम होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 1 बज रहा है, यहाँ 2 बज रहा है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10 और यहाँ 11 है। कैसे समझ रहा है? अगर इस डायरेक्शन को देखोगे तो कुछ यहाँ पे 2 बजा रही है ये, ठीक है, 2 बज रहा है कि नहीं बज रहा है। फिर ये और हवाएं घूमते हुए जो है कि कहाँ पे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, और ये हवाएं देखो 7 पे आ गई, ये वाली। और इसको देख लो जरा, इसको देखो हाई प्रेशर से जो चल रही है वो भी तो कुछ ऐसी चलेगी, वो भी तो कुछ ऐसी चलेगी, 12 से उल्टी। तो कहने का मतलब हो गया कि ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन पकड़ती है जिस दिशा में घड़ी चलती है, 1 2 3 4। तो ये उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। साउथ गोलार्ध में क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ये कैसी चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इमेजिनेशन कर लो आप यहाँ पे इस तरीके से कि यहाँ पे तो बज रहा था दोस्तों 11, और नीचे आए तो यहाँ पे बज रहे थे 9, और पीछे गए तो यहाँ पे बज रहे थे 4। यानी ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से तो चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए दक्षिणी गोलार्धों में एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज चलती है हवाओं की दिशा। मैं अभी चक्रवात की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हवाएं हो जाती हैं, और एंटी साइक्लोन यानी एंटी जो प्रति चक्रवात होता है उसमें आपकी क्लॉकवाइज हो जाती है दक्षिणी गोलार्ध में। यानी जस्ट अपोजिट हो जाती है, सिंपल सी बात आप समझिए, जस्ट अपोजिट हो जाती है। यहां पर बात करेंगे कि सर आपने बताया कि पीजीएफ की वजह से हवाएं लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही हैं, लेकिन ये हवाओं की दिशा कैसे घूम रही है, ये हवाओं की दिशा कैसे घूम रही है? क्योंकि मेरे दोस्त इसके पीछे एक बल काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं कोरियलिस फोर्स कहते हैं, कोरियलिस बल, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए ये हवाएं कुछ इस तरीके से मूव कर जाती हैं, इस तरीके से मूव कर जाती हैं, घूम जाती हैं ये हवाएं। जबकि पीजीएफ हमारा कैसा जा रहा था, एकदम सीधा जा रहा था पीजीएफ। आप देखिए चारों डायरेक्शन में एकदम सीधा पीजीएफ जा रहा है, लेकिन इन्होंने हवाओं को घुमा दिया। तो इसी के बारे में हम डायरेक्शन में अलग से पढ़ें, और यहां पर आपको चीजें और भी क्लियर होंगी। लिख रहा है कि पृथ्वी सतह पर विभिन्न ऊष्मन का मतलब टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से, कहीं पे 30 डिग्री पे अलग तापमान है, 20 डिग्री पे अलग है, 10 डिग्री पे अलग है, 80 डिग्री पे अलग है। इसकी वजह से वायु दाब में एक चेंजेस आया, और जिससे उत्पन्न हो गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और इसकी ये क्या करता है, ये वायु की गति को और दिशा को निर्धारित करता है। अर्थात वायु की गति कितनी अधिक होगी, जितनी अधिक पीजीएफ की वैल्यू होगी, और वायु की दिशा किधर होती है, तो ऑलवेज जो है कि मैंने कहा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब आप यहां पर देखोगे कि अगर पीजीएफ कब अधिक होगा, अधिक होने पर समदाब रेखाएं सघन हो जाती हैं। अर्थात कि जब समदाब रेखाओं की वैल्यू बढ़ने लगती है, अर्थात टेम्परेचर के मान की वैल्यू ज्यादा होने लगती है, तो समदाब रेखाओं की वजह से पीजीएफ की वैल्यू बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से पीजीएफ प्रभावशाली हो जाता है और वायु की गति में स्पीड बढ़ा देता है। ये एरो का मतलब हो गया
स्पीड बढ़ा देता है। सारी चीजें हमने पीछे डिस्कस कर ली डायग्राम में। अब बस यहाँ पे मैं उसकी एक थियरी आपको डील कर रहा हूं और जहां पे चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। दूसरा, पीजीएफ की दिशा हमने पढ़ा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, समदाब रेखाओं के लंबवत, यानी ये जो आपकी अक्षांशीय रेखाएं हैं और इन पे क्या होता है, लंबवत ऐसे करके जो है कि रेखाएं चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, ये लंबवत चलती है। तो इस वर्ड को ध्यान रखना कि ये लंबवत चलती है। कई बार होता है आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में या फिर पीसीएस के प्रीलिम्स, आरओ प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि क्या पीजीएफ की रेखाएं लंबवत होती हैं या समदाब रेखाओं के समानांतर होती है। ऐसे तो नहीं देखी ना हमने, समानांतर तो नहीं देखी, हमने तो लंबवत देखी है। दूसरा, अब यहां पर एक और बात होती है, जैसे हमने तापमान की बात की थी, वैसी अगर मान लीजिए यदि पीजीएफ एकमात्र कारक होता वायु की दिशा के निर्धारण करने में, तो वायु पीजीएफ के समानांतर होनी चाहिए थी, ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जो मैंने ऐसे करके डायरेक्शन दिखाई थी, इस तरीके से दिखाई थी ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वायु की दिशा अन्य कारक से भी निर्धारित होती है, क्योंकि ये वायु क्या होती है, क्लॉकवाइज घूम जाती है, क्लॉकवाइज घूम जाती है। तो ये कैसे घूम रही है, इसीलिए कोरिलेस फोर्स सीएफ भी यहां पर वैल्यू करेगा। तो आप यहां पर देखोगे, क्या देखोगे मेरे भाई, कि बोथ अर्थात वायु की दिशा निर्धारित होती है बोथ से। कैसे, एक तो पीजीएफ निर्धारित करता है, ये ऑल्सो डिटरमाइन ऑफ स्पीड ऑफ एयर, यानी कि गति भी निर्धारित करेगा और साथ में दिशा निर्धारित करेगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना है। लेकिन कोरिलेस बल क्या करता है, उसे मतलब कहते हैं कि उसमें घुमाव देता है, अर्थात कि कहते हैं कि उसको थोड़ा सा जो है कि घुमा देता है, हवाओं को घुमा देता है। जाएगी तो जरूर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लेकिन वो थोड़ी सी हवाओं को घुमा देता है। अब इसके बारे में जरा हम डिटेल से यहां पढ़ लेते हैं कि क्यों उत्पन्न होता है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न एक विक्षेपक बल होता है, जिसको हम लोग डिफ्लेक्टिव फोर्स कहते हैं, या आम भाषा में हम इसे अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल भी कह सकते हैं। जैसे आप जब दूध वगैरह या मलाई वगैरह को जब मक्खन निकालने के लिए उसको चलाते हैं बहुत तेजी से, तो आप देखोगे मलाई और मक्खन, मतलब कि जो मक्खन है और जो मट्ठा होता है वो अलग अलग होने लगता है और वो घूमने की दिशा में ही घूमता है। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोरिलेस बल की जो वैल्यू होती है, ये पूछा जाता है कोरिलेस बल का निर्धारण किसमें होता है, तो आप देखोगे वायु की गति में तो कोई चेंज नहीं करता, क्योंकि इसमें तो चेंज ओनली करेगा पीजीएफ, ऑलवेज डिटरमाइन। लेकिन ये चेंज करता है वायु के दिशा में, चेंजेस लाता है। जैसे नॉर्थ गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमेगी और साउथ गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। कैसे घूमेगी ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि 0 डिग्री से ध्रुव की ओर जाने पर कोरिलेस बल के मान में वृद्धि होती है। तो जब कई बार प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा कि कोरिलेस बल का मान 0 डिग्री पे सर्वाधिक होगा या फिर 90 डिग्री पे, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए कि सर 90 डिग्री पर ज्यादा होगा, क्योंकि हमने आपसे पढ़ा था कि 0 डिग्री से ध्रुवों यानी 90 डिग्री की ओर जाने पर कोरिलेस बल के मान में वृद्धि होती है। और सबसे अधिक जो वृद्धि होती है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, वायु की गति जहां पे और अक्षांशीय ज्या के सम्मिलित प्रभाव के कारण कोरिलेस बल सर्वाधिक होता है। कैसे कह रहा है ये, क्या कहना चाह रहा है, तो आप यहां पर देखो मध्य अक्षांशीय में क्या होता है, आप यहां पर देखोगे कि 60 डिग्री जो कि एक मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, यहां पे हाई प्रेशर से हवाएं आ रही है कि नहीं आ रही 90 डिग्री से। एक तो यहाँ पे हवाओं की गति भी अधिक होगी, क्योंकि ये पीजीएफ की वजह से हो रही है गति अधिक, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कोरिलेस बल का मान भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। कोरिलेस बल का मान ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर जाने पे बढ़ ही रहा है। तो सर्वाधिक जो होता है कोरिलेस बल का मान वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब प्रश्न आपसे पूछ सकता है, अगर मान लो उसने पूछा कि कोरिलेस बल का मान सर्वाधिक कहां होता है, 0 डिग्री एक ऑप्शन होगा, 90 डिग्री एक ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन होगा 60 डिग्री या 70 डिग्री या 65 या 72, ऐसे करके अगर होगा तो आपको यही लगाना है 65 या 70, जो भी ऑप्शन दिया हो। या दूसरी भाषा में कह सकता है कि कोरिलेस बल का मान सर्वाधिक विषुवत रेखा पर होता है, या ध्रुवीय रेखा पे होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, या फिर मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। मध्य अक्षांशीय, अक्षांश का मतलब 60 डिग्री वाला एरिया और जो मध्य में आता है, क्योंकि वहां पर 90 डिग्री से चलने वाली जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं हैं, इनकी गति भी अधिक है, यानी स्पीड अधिक है। साथ ही साथ यहीं पे कोरिलेस बल का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से जुड़ने की वजह से 60 डिग्री पर सर्वाधिक गति होती है। तो कोरिलेस बल सर्वाधिक कहां पे होगा, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होगा। दैट्स क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई आपको।
अब यहाँ पर हम इन नाम जो हवाएं हैं उनका नामकरण भी करेंगे। अब देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा सर जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए, तो मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा ही रहेगा, ताकि हर एक बच्चे को, चाहे वो बिगिनर हो या फिर वो पहली बार तैयारी कर रहा हो या फिर उसने पहले ही तैयारी कर रखी है लेकिन कहीं कहीं पे ज्योग्राफी में दिक्कत आ रही होगी, तो उन सारी समस्याओं का समाधान मैं धीरे धीरे करूंगा। धीरे का मतलब ऐसा भी नहीं है कि 2 साल 3 साल चलेगी, मुश्किल से मुश्किल 3 महीने में आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट करा दूंगा मैं। ज्योग्राफी में थोड़ा इसलिए भी समय ले रहा हूं क्योंकि ये आपके अनुभव पे आधारित है। आप जब तक विजुअलाइज नहीं कर पाओगे अपने दिमाग में जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको, अगर अपने सामने एक इमेजिन के रूप में या इमेजिन के तौर पे नहीं देख पाओगे, तो आप समझो कि बस आप रटते रहोगे, और रटने पे कभी भी ज्योग्राफी के प्रश्न सही नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषाएं आती हैं प्रश्न में फिर आपको परेशान करती हैं, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट तैयार नहीं किए रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे ऐसे प्रश्नों को। इसीलिए आराम आराम से मुझे समझाना है। यही चीज मैं इकोनॉमी में भी करूंगा। हालांकि अभी इकोनॉमी की क्लास नहीं ला पा रहा हूँ, 5-6 क्लासेस आ चुके हैं, उससे ज्यादा नहीं आ पा रही हैं क्योंकि अभी टाइम की शॉर्टेज है थोड़ा। केवल 2 से 3 दिन और, 24 तारीख से लगभग आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, क्योंकि 24 के बाद मेरा जो है कि स्कूल ओपन हो जाएगा, अपनी जॉब पे मैं जाऊंगा, तो घर से जब मैं बाहर निकलूंगा थोड़ा टाइम मुझे ज्यादा मिल पाएगा। अभी क्या है, घर पे रहता हूँ तो घर की जिम्मेदारियां भी होती है बहुत सारी, क्योंकि आप साल में 2-3 बार ही बस आते हो जब घर पे, तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, उनका भी निर्वहन करना पड़ता है। तो इसीलिए समय कम दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी रेगुलर आपके लिए रह रहा हूँ। और शाम को आपको रिवीजन सीरीज मैंने कल भी दी थी, आज भी दूंगा, और जल्दी आपका फिर नेक्स्ट टारगेट भी शुरू करूंगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि भूमंडलीय पवनों का मतलब क्या होता है, जो भूमंडल पे चलने वाली हवाएं होती हैं, और ये एक स्थित पवनें होती हैं। स्थित का मतलब क्या होता है, परमानेंट पवनें इसको माना जाता है, अर्थात इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे आप देखोगे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने वाली, वर्ष भर चलने वाली पवनों को भूमंडलीय पवन कहते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्यों चल रहा है भैया, क्योंकि इसका काम ही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना। ठीक है, क्यों चल रहा है भैया, क्योंकि ये पीजीएफ के कारण चल रहा है, पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण, और ये वर्ष भर चलती है। दूसरी बात, पृथ्वी के घूर्णन से, जो पृथ्वी घूमती है ना आपकी, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसके कारण कोरियलिस बल के प्रभाव से नॉर्थ गोलार्ध में क्लॉकवाइज और साउथ गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जो है कि ये आपकी डायरेक्शन चलती है। इसके बाद अगर आप देखोगे, क्या देखोगे आगे, अब यहां पर आपको एक एक पवन के नाम के बारे में जानना होगा। जैसे अगर आप देखोगे कि 90 डिग्री जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो कि एक हाई प्रेशर का क्षेत्र है, यहां से 60 डिग्री जो उप ध्रुवीय क्षेत्र होगा, सब ट्रॉपिकल जिसे हम लोग कहते हैं, सब ट्रॉपिकल, ये लो प्रेशर की ओर उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा में ठंडी वायु को हम ध्रुवीय पूर्वी पवन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, अच्छा यहाँ पे देखो, हवाएं जो है कि डायरेक्शन के नाम पे नहीं होंगी, जिस दिशा में उत्पन्न हो रही हैं वहां के नाम से होती है, जिस दिशा में जा रही है उस दिशा से नहीं कहा जाता। आप इसको देखो, हाई प्रेशर, ये रहा हाई प्रेशर, ठीक है, पीजीएफ की वजह से, लेकिन कोरियलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में ये जो है कि क्लॉकवाइज चले, यानी इसकी डायरेक्शन ये है कि अभी 9 बज रहा है, फिर 10 बज रहा है, फिर 11 बजेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेगी। तो ऐसे में आप देखोगे इसकी उत्पत्ति कहां पे हुई है, इस डायरेक्शन से हुई है, अर्थात इस वाली डायरेक्शन से, और इसको कहते हैं पूर्वी डायरेक्शन, लेकिन ध्रुवों के पास उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको हम पोलर स्टरलाइज भी कह सकते हैं, या ध्रुवीय पूर्वी पवन भी कह सकते हैं। स्टरलाइज का मतलब होता है ईस्ट से उत्पन्न होने वाली हवाएं, तो ध्रुवीय पूर्वी पवन कह दिया गया। वहीं पर आप देखोगे कि उपोष्ण हाई प्रेशर, यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री उपध्रुवीय लो प्रेशर की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में गर्म वायु को हम पछुआ पवन कहते हैं। कैसी वायु है ये, गर्म वायु। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 30 डिग्री पर जो तापमान होता है कर्क रेखा के आसपास होने की वजह से सूर्य का, तो यहां से जो पीजीएफ जा रहा है 60 डिग्री की ओर, लेकिन इसकी वायु की डायरेक्शन क्या हो रही है, कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है, और ये डायरेक्शन वेस्ट होती है, इसीलिए इसको वछुआ पवन कहा जाता है, अर्थात वेस्टलाइज भी कह सकते हो आप इसे, वेस्ट से उत्पन्न होने वाली। डायरेक्शन के नाम पे नहीं होगा कि किस डायरेक्शन में जा रही है, जहां से उत्पन्न हो रही है उस डायरेक्शन के हिसाब से इसका नाम दिया जाता है। तो ये 2 पवनें आपको समझ में आ गई, ध्रुवीय पूर्वी पवन और पछुआ पवन। दूसरी अगर आप देखोगे, नेक्स्ट पवनों की बात करें, तो नेक्स्ट पवन आपकी आती है जो 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर उठती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, और जहां पे इसका मिलन होता है 0 डिग्री के पास, इन्हीं मिलन को हम क्या कहते हैं, सामान्यतः व्यापारिक पवन कहते हैं। और ये दोनों पवनें कैसी होती है, गर्म वायु होती है, इनको हम सन्मार्गी पवन भी कह सकते हैं, व्यापारिक पवन भी कह सकते हैं। और आईटीसी-जेड का निर्माण भी यहीं पे होता है, दोनों के मिलने पे। हालांकि आईटीसी-जेड क्या होता है धीरे धीरे मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको नहीं समझाऊंगा, बस अभी आप इतना जान लो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आईटीसी-जेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अर्थात कि
एक तरीके से कह सकते हो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये आप इनको कह सकते हो। अब यहां पर आपने ये देख लिया कि ITC-Z का निर्माण कहां पे होता है, जहां पे दो व्यापारिक पवनों का मिलन होता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो अब आपका जितना भी अभी तक आपने पढ़ा वायु दाब के बारे में, वायु पेटियों के बारे में, कि जैसे आपने ये चीज कवर कर ली कि भाई 0 डिग्री पे लो प्रेशर, 30 पे हाई प्रेशर, 60 पे लो प्रेशर, 90 पे हाई प्रेशर। साथ ही साथ आपने यह भी पढ़ लिया कि यहाँ पे जो पवन उत्पन्न होती है, जो पवनें पैदा होती हैं, वो कौन कौन सी पवनें होती हैं, जैसे ध्रुवी पूर्वी पवन, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, सन्मार्गी पवन, और इनकी डायरेक्शन हाई प्रेशर से लो प्रेशर के लिए किसके कारण होती है, PGF के कारण। प्लस ये जो है कि अपनी कर्व क्यों ले लेती हैं, अर्थात क्यों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, क्योंकि कोरिलेस बल उत्पन्न होता है। तो ये सारा डायग्राम आपने जब पढ़ लिया, तो अब क्यों ना हम पूरा पृथ्वी का एक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ लें। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि कैसे हवाएं पृथ्वी पर आती हैं और फिर कैसे पृथ्वी से ऊपर जाती हैं, या जो गैस होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह तमाम चीजें, ये वायु दाब के रूप में कैसे पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के ऊपर दबाव डालती हैं, फिर यहां से वापस चली जाती हैं। क्योंकि सर्कुलेशन का मतलब होता है दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। इसका मतलब हो गया, आप यहां पर देख सकते हो कि पृथ्वी पर वायु का जो चक्रण होता है, आपकी बॉडी में भी तो सर्कुलेशन वर्ड यूज होता है, रेस्पिरेशनल सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि हार्ट से आपका ब्लड जो है कि पूरी बॉडी में जाता है, होल बॉडी में, और फिर पूरी बॉडी से फिर अपने आप को फिल्टर करने के लिए ब्लड हार्ट में प्रवेश करता है। इसका मतलब हो गया कि हृदय और शरीर के बीच में रक्त का संचार जो हो रहा है लगातार कंटिन्यूअस, वो परिसंचरण कहलाता है। सेम इसी प्रकार से जब हम वायु का देखते हैं, पृथ्वी से वायुमंडल, वायुमंडल से पृथ्वी, पृथ्वी से वायुमंडल, पृथ्वी से वायुमंडल, यही घूमते जब रहेगा तो इसी को हम कहेंगे कि वायु का परिसंचरण हो रहा है, अर्थात वायुमंडलीय परिसंचरण। लेकिन यहाँ पे आपको दो वैज्ञानिकों के नाम भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर PYQ आप उठा के देखिए 2021 और 2022 का, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि हेडली सेल किसे कहते हैं, फेरल सेल किसे कहते हैं। इवन की मेंस में भी आपको आंसर राइटिंग में कई बार यूपीपीसीएस में देखने को मिलेगा कि हेडली सेल और फेरल सेल की विशेषताएं बताइए। क्योंकि हेडली नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सेल की खोज की, और फेरल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सेल की खोज की, और पोलर नाम का कोई वैज्ञानिक नहीं था, बस ये ध्रुवों पर बनता है इसलिए इसको पोलर सेल कह दिया जाता है। और यही तीनों चीज आपको साउथ में भी दिखेगी, यही तीनों चीज नॉर्थ में भी देखने को मिलेगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि अभी तक जो आपने वायुमंडल के अंतर्गत या वायुदाब के अंतर्गत जो पढ़ा कल की क्लास में और आज की क्लास में, उसका ये समअप होगा, यानी कि समराइज होगा, ताकि अब आपको जो है कि एक साथ समझने में आ जाए। पहली चीज, वायुमंडल का परिसंचरण का मीनिंग क्या होता है, फिर यहाँ पे उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, क्यों वायुमंडलीय परिसंचरण होता है कि पृथ्वी से वायुमंडल में, वायुमंडल से पृथ्वी की ओर, और त्रिकोशिकीय रेखांकित मॉडल क्या है, यानी कि जिसमें आपकी ट्राई सेलुलर मेरिओडनल कहते हैं, जिसको हम हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल कहते हैं, फिर इनके टाइप्स क्या है और मौसम में इससे क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो जरा एक एक करके हम देख लेते हैं। तो मतलब तो आपको अर्थ जो है कि सीधे समझ में आ गया कि भाई वायु का एक चक्र के रूप में प्रवाह होगा, चक्रीय प्रवाह, जो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पृथ्वी पर वायु का जो चक्रीय प्रवाह होता है, इसी को हम वायुमंडलीय परिसंचरण कहते हैं। तो जब यहां तक आपको क्लास इंटरेस्टेड लगी है और अच्छी लगी है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ आप लोग जो है कि इन क्लासेस को पसंद कर रहे हो। आप लोग क्या करते हो, क्लास को देख लेते हो पूरा, लेकिन ना ही वीडियो को लाइक करते हो, ना ही शेयर करते हो, और ना ही जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो फिर हम लोगों का भी मोरल डाउन हो जाता है कभी कभी कि यार हम क्या ही मेहनत कर रहे हैं लोगों के लिए, जिनको कोई वैल्यू ही नहीं है इस टॉपिक की, इस कंटेंट की। नहीं वैल्यू तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो वीडियो को, फिर आप कोई वीडियो मत देखिए हमारी। लेकिन अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि मेरे पास सारा डेटा मिलता रहता है, हमारे पास सारा डाटा आता रहता है कि भाई कितने लोगों ने आज वॉच किया, कितने लोगों ने उसे देखा, और कितने मिनट तक देखा, कितनी देर तक क्लास को देखा है, लेकिन फिर भी वीडियो में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे होते चैनल पे, या फिर वीडियो लाइक नहीं होती, तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता है यार कि क्या हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम डिजिटल पैनल पे ही पढ़ाएं। जो अच्छा कंटेंट है, फिर चाहे वो पीडीएफ के रूप में हो, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे फिर वो आपके प्रोजेक्टर पे हो, आपको उसे फॉलो करना चाहिए। और मुझे पता है कि सभी लोग प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे हैं, मुझसे भी कई लोग डिमांड करते हैं, लेकिन देखो सबकी स्थिति एक सी नहीं है। मेरे पास अभी इतनी फाइनेंशियल स्थिति नहीं है कि मैं प्रोजेक्टर पे पढ़ा सकूं।
हाँ, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट लगातार बना रहा तो जरूर जो है कि मैं जल्दी से जल्दी प्रोजेक्टर पे शिफ्ट करूंगा और वहां पे चीजों को और अच्छे से डिस्कस करूंगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी भरसक कोशिश करता हूं कि हर एक चीज को आपको समझा सकूं। जो एक स्टैंडर्ड कोचिंग में जो आप 1-1 लाख रुपए खर्च करके मिलता है आपको कंटेंट, वो चीजें मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास के रूप में। बस पीडीएफ का कॉस्ट है वो भी 100 से भी कम रुपीज में है। अब यहां पर टॉपिक पे आते हैं दोबारा। तो देखिए, वायु में जो पृथ्वी पर वायु का दो तरीके से संचलन होता है। एक होता है पृथ्वी पर वायु का क्षैतिज प्रवाह, जिसको हम लोग कहते हैं पवन, अर्थात कि स्थल खंड से जो है कि समुद्र की ओर और समुद्र से स्थल खंड की ओर, तो इसे हम पवन कहते हैं। लेकिन एक आपका संचलन होता है ऊर्ध्वाधर प्रवाह, जिसको हम लोग वायु तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु तरंग। यानी ऊर्ध्वाधर का मतलब है जैसे ये पृथ्वी हो गई तो यहां से क्षोभ मंडल में वायु गई, फिर क्षोभ मंडल से पृथ्वी पर आई, फिर पृथ्वी से क्षोभ मंडल में गई, फिर क्षोभ मंडल से पृथ्वी पर आ गई, फिर पृथ्वी से क्षोभ मंडल गई और फिर क्षोभ मंडल से पृथ्वी पर आ गई। तो इसको हम कहेंगे क्या क्या कहेंगे हम इसको कि ये आपका ऊर्ध्वाधर वायु तरंग है। लेकिन अगर मैं कहूं इसकी जगह अगर यहां पर जो है कि कुछ देश वगैरह बने होते और यहाँ पे समुद्र वगैरह होते तो यहां से जो पवन आ रही है इसे हम पवन कहेंगे कि जो स्थलखंड से आ रही है और फिर स्थलखंड से समुद्र की ओर वापस जा रही है, तो उसे हम कहेंगे क्षैतिज विस्तार, क्षैतिज प्रवाह। अब सबसे पहले आपको ये डायग्राम मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से है, फिर हम इस डायग्राम के साथ आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपको पता है कि 0 डिग्री पे लो प्रेशर, 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, 60 डिग्री पे लो प्रेशर और 90 डिग्री पे हाई प्रेशर, ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है और उत्तरी गोलार्ध में भी यही होता है कि 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, 60 पे लो प्रेशर और 90 पे हाई प्रेशर। ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं और यह भी पता चल गया कि कहां पे वायु का अभिसरण हो रहा है, यानी कि वायु का कन्वर्जेंट हो रहा है, वायु का मिलन हो रहा है। जितने भी लो प्रेशर है वहां पे वायु का मिलन होगा क्योंकि उनकी तरफ वायु आती है। जैसे 0 डिग्री पे आप देखो मिलन हो रहा है, 60 डिग्री पे आप देखो मिलन हो रहा है, 60 डिग्री पे देखो आप मिलन हो रहा है। तो ये हो गया अभिसरण। लेकिन वहीं पर कुछ जगह वायु का अपसरण भी हो रहा है, अर्थात वायु बाहर की ओर निकल रही है। जैसे आप 30 डिग्री पर देखोगे कि यहां से वायु बाहर जा रही है, 90 डिग्री पर आप देखोगे वायु यहां से बाहर जा रही है, तो ये अपसरण हो रहा है। और यही चीज आपको ऊपर भी देखने को मिलेगी क्षोभ मंडल में। ये देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर से बाहर निकल गई हवा, यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर से बाहर निकल गई, यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर से बाहर निकल गई। तो ये क्या हो रहा है? वायु का अपसरण हो रहा है। और इसी दौरान जब ये सेल का निर्माण हो रहा था, हालांकि मैंने इसको पहले ही बता दिया आपको कि तापमान पे आधारित 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन ये बीच में जो 30 और 60 बन रहे हैं ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण, कोरिलिस बल के कारण बन रहे थे। तो इसकी सबसे पहले जो खोज की गई थी 0 से 30 डिग्री के बीच में, ये एक हेडली नाम के वैज्ञानिक ने की थी और इन्होंने बताया कि 0 डिग्री से हवाएं क्या हो रही हैं? वायु का अभिसरण होने पर वायु आरोहण करती है, ऊपर जाती है। क्या करती है? वायु जब यहां पर एकजुट हो रही है, संकेंद्रित हो रही है, तो इसके बाद ये वायु ऊपर की ओर जा रही है और वहां से हाई प्रेशर के रूप में कन्वर्ट होने पर ये लो प्रेशर की ओर नीचे आ रही है। लो प्रेशर की ओर नीचे आ रही है और वो जो 30 डिग्री की ओर आने पर फिर ये वापस अपसरण कर रही है। एक 0 डिग्री की ओर गई, एक 60 डिग्री की ओर गई। तो ये जो साइकिल था, ये पूरा चक्र जो था, इस चक्र की खोज सबसे पहले हेडली वैज्ञानिक ने की थी 0 से 30 डिग्री के बीच में, यानी कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर के बीच में जो हवाओं का सर्कुलेशन इन्होंने देखा, तो ये हेडली महोदय ने देखा और हेडली महोदय ने इसको प्रूव भी किया। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि हेडली महोदय के नाम से ये हेडली सेल का नाम दे दिया गया। अब बात आती है कि सर 60 डिग्री की ओर हवाएं जा रही हैं, तो ये हवाएं भी तो 90 डिग्री से आ रही थी 60 डिग्री की ओर, तो यहां से हवाओं का क्या हुआ? फिर अब आरोहण हुआ ऊपर जाके, फिर यहाँ पे आरोहण होने की वजह से फिर हाई प्रेशर से एक हवा चली गई 90 डिग्री वाले क्षेत्र में, एक हवा चली गई आपके 30 डिग्री वाले क्षेत्र में। तो यहां पर इन्होंने कहा कि एक और सेल का निर्माण हो रहा है। किसका? एक और सेल का निर्माण हो रहा है कि 60 डिग्री से पवन ऊपर की ओर जाती है क्योंकि हवाएं वहां पे अभिसरण कर रही हैं 30 डिग्री और 90 डिग्री से आने पर, और वहां से हवाएं ऊपर की ओर जा रही हैं 60 डिग्री से, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना रही हैं। फिर उसी हाई प्रेशर से कुछ हवाएं 30 डिग्री की ओर उतर रही हैं और कुछ हवाएं 90 डिग्री की ओर उतर रही हैं। तो ये जो सेल थी, इस सेल का स्ट्रक्चर आपको फेरल महोदय ने बताया और इसीलिए फेरल वैज्ञानिक के नाम पे इसको फेरल सेल कह दिया गया। और यही स्ट्रक्चर आपको जब पोलर सेल में देखने को मिला, हवाओं का सर्कुलेशन, तो ये पोलर की वजह से यहाँ पे पोलर सेल नाम दे दिया गया, जबकि पोलर कोई वैज्ञानिक नहीं थे। और यही सेम स्ट्रक्चर आपको साउथ में मिलेगा। तो कहने का सेंस हो गया कि 0 से 30 डिग्री के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है, 0 से 30 डिग्री के बीच में जो सर्कुलेशन आप देख रहे हो, ये हेडली महोदय के नाम पे, हेडली सेल के नाम से जाना जाता है, चाहे वो फिर आपका नॉर्थ गोलार्ध हो या फिर वो आपका साउथ गोलार्ध हो। ठीक है।
और जब यही सेल आप 30 से 60 डिग्री के बीच में देखते हो, चाहे वो नॉर्थ गोलार्ध में देखते हो 30 से 60 के बीच में, या फिर साउथ गोलार्ध में देखते हो 30 से 60 के बीच में, 30 से 60 के बीच में, तो ये फेरल सेल कहलाती है। और इसके बाद आप चाहे नॉर्थ गोलार्ध में पोलर सेल को देख लीजिए या फिर साउथ गोलार्ध में पोलर सेल को देख लीजिए, तो ये पोलर सेल कहलाती है। तो यही आपका ट्राई सेलुलर मॉडल था जो 3 सेल के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर दोस्तों आपको ये समझ में आ गया, और ये कई बार आपने पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर पेपर में कि हेडली सेल क्या होता है, फेरल सेल क्या होता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में। तो अब मैं भरोसा दिला सकता हूं आपको, और आपको भी अब ये भरोसा हो चुका होगा कि हाँ सर अब ये हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे कैसे निर्माण होता है। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा जो अभी बची हुई है, जिसको मैंने अभी नहीं बताया। आप देखोगे कि यहाँ पे जो हवाएं चल रही हैं पृथ्वी के तट पर, ठीक है, या क्षोभ मंडल के पास चल रही हैं, ये हवाएं कैसी चल रही हैं, ये क्षैतिज प्रवाह के रूप में, जिसको हम लोग वायु के रूप में कह रहे हैं, क्षैतिज प्रवाह हो रहा है इसका। लेकिन इसी दौरान आप देखोगे सर्कुलेशन करने के लिए तो कहीं ना कहीं हवाओं को ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज इस तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्षोभ मंडल और यहाँ पे देखने को मिलती है पृथ्वी की सतह। तो इसके बीच में जो डायरेक्शन चल रही है, ये डायरेक्शन कैसे चलेगी, जब आपकी क्षैतिज प्रवाह के साथ साथ ये ऊर्ध्वाधर हवाएं चलेंगी कुछ इस तरीके से। ये देखो ऊर्ध्वाधर हवाएं चल रही हैं ऊपर से नीचे, तो इसको ऊर्ध्वाधर प्रवाह कहा जाता है। तो यहां पर देखिए ये क्षैतिज प्रवाह हो गया ये वाला, और ये हो गया ऊर्ध्वाधर प्रवाह। तो इसीलिए आप इसमें कह सकते हो कि हेडली सेल हो चाहे फेरल सेल हो, इसमें आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रवाह देखने को मिल रहे हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाए जरा, हम लोग बढ़ जाए भाई, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हमने देख लिया कि इनके उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो अभी हमें देखना है। देखो मीनिंग हमने समझ लिया और इस मॉडल को समझ लिया, लेकिन अब हम उत्पत्ति का मूल कारण देखेंगे कि आखिर ये सर्कुलेशन होता क्यों है। तो फिर मैं वही कहूंगा कि तापीय प्रवणता, तापीय प्रवणता, जैसे अभी हम लोग वायुदाब की प्रवणता पढ़ रहे थे, वैसे हम पढ़ेंगे तापीय प्रवणता। प्रवणता का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतर की बात करेंगे। और तापमान में अगर अंतर होगा, तापमान में अगर अंतर होगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पीजीएफ की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब यहां पर आपको एक चीज देखनी है, पहले कॉमन चीज समझिए। 0 डिग्री पे तापमान कैसा रहता है दोस्तों, वर्ष भर लगभग एक समान रहता है। 90 डिग्री नॉर्थ हो चाहे 90 डिग्री साउथ हो, यहां पर तापमान कैसा रहता है, कम रहता है। तो इस दौरान आप देखोगे कि मान लेते हैं कि 0 डिग्री पर आपका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, ओके। और अगर हम बात करें गर्मी के समय की बात कर रहे हैं हम लोग, इस समय समर वैकेशन की बात कर रहे हैं जो अभी आपका जून जुलाई का महीना चल रहा है, और इस समय 90 डिग्री पे कितना तापमान हो सकता है, मैं मान के चल रहा हूं चलो 10 डिग्री सेल्सियस होगा। इनके बीच में अंतर कितना है मेरे भाई इसके बीच में अंतर है 35 डिग्री सेल्सियस। और मैंने बताया था कि जितना ये अंतर अधिक होगा उतना ही ये ज्यादा प्रभावी होगा। चाहे वो वायुदाब में आप देख लो, जैसे वायुदाब की वैल्यू अगर बढ़ती जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वायुदाब का मान बढ़ता है, तो इसका मतलब उसके बीच में अंतर बढ़ रहा है। तो यहां पर अंतर हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं यही चीज आप जरा कोल्ड सीजन में देखिए, सर्दियों में, यहां तो वर्ष भर एक समान है, चलो मैंने मान लिया कि सर्दियों में यहां का तापमान 45 से गिर के 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन यहां का तापमान जो 10 डिग्री सेल्सियस था नॉर्मली गर्मी में, ये गिरकर हो गया लगभग जो है कि 50 डिग्री सेल्सियस माइनस में। अब सोचो अंतर कितना है, 90 डिग्री का अंतर है। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा भाई, -50 से पहले 0 तक आओगे तो 50 डिग्री ये, और फिर 0 से 40 तक का देख लो तो 50 और 40 90 डिग्री का अंतर है। तो बताओ अंतर कब ज्यादा हुआ, शीत ऋतु में ज्यादा अंतर हुआ, शीत ऋतु में परिवर्तन ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से वायुमंडल का परिसंचरण की तीव्रता बहुत तेजी से बढ़ेगी, अर्थात जिससे ऊष्मा स्थानांतरण से ही विभिन्न अक्षांशों के मध्य तापीय विषमता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो किसका मतलब हो गया कि ये जो हवाएं चलती हैं ये अपने साथ कुछ गर्मी और कुछ ठंडी लेकर चलती हैं। अगर वो हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों से चल रही हैं तो अपने साथ ठंडक लेकर चलेंगी, और 60 डिग्री 30 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में गर्माहट को लाएंगी, ताकि यहाँ की जलवायु भी गर्म रह मतलब थोड़ी ठंडी रह सके। उसी तरीके से 0 डिग्री से चलने वाली हवाएं जो ऊपर जाती है या 30 डिग्री से, ये यहाँ की जो गर्म हवाएं होती है इनको 60 डिग्री या 90 डिग्री तक पहुंचाती हैं, ताकि यहाँ की जो जलवायु है, जो इकोसिस्टम, वो थोड़ा गर्म रह सके, पूरी तरीके से जमा हुआ ना रहे, पूरी तरीके से ठंडा ना रहे। इसीलिए ऊष्मा का स्थानांतरण भी यहां पर होता है, यानी कि टेम्परेचर का साथ साथ एनर्जी का भी शिफ्टिंग होती है, और तापीय विषमता को हम कम कर पाते हैं कि तापमान में जो विषमता आ रही है कि 90 डिग्री पे माइनस में चली गई चीजें, झीलें जम गई, नदियां जम गई, गाड़ियों के ऊपर बर्फ जम चुकी है,
और पता चलता है 0 डिग्री में कुछ भी ऐसा नहीं है, लोग काले बन रहे हैं, काले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे तापमान ज्यादा है। तो इस अंतर को कम करने के लिए प्रकृति के द्वारा एक वायुमंडलीय परिसंचरण की तीव्रता होती है। और ये तीव्रता कब होगी? जितना अंतर ज्यादा होगा। और अंतर कब ज्यादा होगा? शीत ऋतु में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे -50 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री का अंतर आ गया, जबकि गर्मी में केवल 35 डिग्री का अंतर था। तो आप समझ पा रहे हो कि किस मौसम में जो है कि ज्यादा स्पीड पकड़ेगी तापीय प्रवणता। यही चीज आपको मैं जेट धाराओं की या रोसबी तरंगों के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, चीजें देखो बहुत आसान से समझना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत आराम आराम से समझना है। और इस आधार पे अगर मैं बात करूं कि अत्यधिक तापमान वाले विषुवतीय क्षेत्र से कम तापमान वाले ध्रुवीय प्रदेश के मध्य तापीय प्रवणता के कारण ही ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए वायु राशियों का चक्रीय प्रवाह होता है। तो ये जो आपने हेडिंग पढ़ी, ये पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? उत्पत्ति का मूल कारण क्या था? तापीय प्रवणता थी। क्या थी? टेम्परेचर डिफरेंस कह सकते हो। अर्थ समझ में आ गया, मूल कारण समझ में आ गया, ये मॉडल समझ में आ गया, ये इसके प्रकार समझ में आ गए कि भाई हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, इनका मॉडल कैसे काम करता है ये भी समझ में आ गया। फिर लास्ट में मौसम में क्या परिवर्तन पड़ेगा ये भी आप समझ लेंगे। तो जब ये आपको समझ में आ गया कि तापीय प्रवणता के कारण ही ये उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं अत्यधिक तापमान वाले विषुवतीय क्षेत्र से कम तापमान वाले ध्रुवीय प्रदेशों के मध्य तापमान का अंतर किया जाता है ताकि ऊष्मा का चेंजेस हो, और इसी वजह से चक्रीय प्रवाह होता रहता है। ठीक है, अब यहां पे तापीय कटिबंध की बात करेंगे। कटिबंध का मतलब क्या होता है? जो दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता है। जैसे मान लेते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश से लेके 1 डिग्री अक्षांश तक आपको जाना है, तो इसके बीच का जो जोन होगा वो कटिबंध होगा। फिर 2 डिग्री अक्षांश तक जाना है, तो 1 से 2 के बीच में जो एरिया होगा उसको हम कटिबंध भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कटिबंध भी कह सकते हैं। अब यहां पर आपको थोड़ा दिमाग को अस्थिर रखना होगा दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन आपको बहुत आसान मैं कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? तो यहां पर आप देखोगे कि हमारे पृथ्वी पर 3 तरीके की स्थिति पैदा होती है। एक होता है ग्रीष्म अयनांत, एक होता है विषुव, और एक होता है शीत अयनांत। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये मैंने कुछ लिख रखे हैं जो आपको 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 30 डिग्री साउथ, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। सिंपल आपको समझना है, कोई ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है। ग्रीष्म अयनांत का मतलब क्या होता है? ये मैंने आपको जब क्लाइमेटोलॉजी शुरू कर रहा था, जियोमॉर्फोलॉजी के बाद जब हमने क्लाइमेटोलॉजी शुरू की थी, लगभग लेक्चर नंबर 6 के आसपास रहा होगा, 7-8 के आसपास, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ग्रीष्म अयनांत का मतलब होता है जब सूर्य डायरेक्टली जो है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ गोलार्ध पर अर्थात कर्क रेखा पर चमकता है लंबवत, तो उसे हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। हालांकि हम भारत में रहते हैं इसलिए हम उस समय ग्रीष्म अयनांत देख रहे होते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ठंडी पड़ रही होती है, क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रभाव बहुत कम रहता है। तो हम तो भारत के हिसाब से देखेंगे। और इसी तरीके से जब मकर रेखा पर जो है कि 23.5 डिग्री साउथ में जो है कि सूर्य चमकते हैं, कब चमकते हैं? वहां पे 22 दिसंबर के आसपास चमकते हैं, और जून में 21 जून के आसपास हमारे ग्रीष्म अयनांत होता है। तो इस समय हमारा शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत हो गया। लेकिन जब इक्विनॉक्स की बात करते हैं, विषुव की बात करते हैं, तो मैंने बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य डायरेक्टली 0 डिग्री पर चमकता है, लंबवत चमकता है, जहां पे तापमान सबसे अधिक होता है। तो अब ये समझना है आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने ये आपको पहले ही क्लास में बता रखा है। अगर नहीं देखी आपने क्लास तो प्लीज जाके वो क्लासेस देख लो स्टार्टिंग में, ताकि बाद में मत कहना सर मुझे ये समझ में नहीं आया। फिर यहां से जब प्रश्न बनेगा ना तो आपको एग्जाम हॉल में याद आएगा कि सर की बात मान ली होती। ये रहा आपका 0 डिग्री, ये रहा आपका 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ हो गया, और ये रहा आपका 23.5 डिग्री साउथ हो गया। और यहां कहीं पे आप सन मान लीजिए, सन मतलब सूरज हो गया। अब देखिए यहां पर जब ये किरणें सीधी पड़ रही हैं 0 डिग्री पर, तो ये क्या स्थिति बन गई? विषुव की स्थिति बन गई, इक्विनॉक्स की स्थिति बन गई। ठीक है, लेकिन जब यही किरणें आपकी यहां पड़ेंगी 23.5 डिग्री पर लंबवत, सीधे सीधे पड़ेंगी जब यही, तो इसे हम कहेंगे कि ये ग्रीष्म अयनांत हो चुका है। और जब यही किरणें आपकी साउथ में पड़ेंगी, मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी, तो हम कहेंगे शीत अयनांत हो गया। क्यों? क्योंकि भारत में दिसंबर में ठंडी पड़ती है, क्योंकि सूर्य जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है मकर रेखा के पास दर्शन करने। इसलिए कहते भी हैं खिचड़ी का जब त्योहार आता है 14 जनवरी को मकर संक्रांति का, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर गए। किसमें प्रवेश कर गए? मकर राशि में। ये सामान्यतः हम लोग कहते हैं, हमारे घरों में बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाई आज सूर्य भगवान जो है कि मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं।
और आज खिचड़ी का पर्व है, त्योहार है मकर संक्रांति का। और इसी को जो पंजाबी लोग होते हैं, जो सिख धर्म के लोग होते हैं, सिख धर्म वाले, वो कहते हैं भाई आज हमारी लोहड़ी है 13 जनवरी को, क्योंकि भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए। तो मकर राशि में कोई प्रवेश नहीं करते, वो सीधे सीधे मकर रेखा के पास चले जाते हैं। हालांकि जाने को वो 23 दिसंबर को ही चले जाते हैं, 22 दिसंबर, लेकिन 15-20 दिन लेट हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। मकर राशि का मतलब मकर रेखा पे सीधे चमकते हैं, और ऐसी स्थिति में हम इसे शीत अनांत कहते हैं। और जब ये 0 डिग्री पे चमकते हैं तो हम इसे विषुव कहते हैं। लेकिन यहां पर एक अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा? जब आप देखोगे कि लो प्रेशर पे रहते हैं, फिर ये हाई प्रेशर है, फिर ये लो प्रेशर है, फिर ये हाई प्रेशर है, ये अपनी जगह पे, यानी कि 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। लेकिन चेंज कब आएगा? चेंज कब आएगा मेरे भाई? जब ये 0 डिग्री से ऊपर की ओर खसकेंगे, जब ये 0 डिग्री से ऊपर की ओर खसकेंगे। ठीक है, कौन? सूर्य भगवान। ठीक है, सूर्य भगवान, सन। अब देखो, जो तापमान यहां पर प्राप्त हो रहा था, वो तापमान जब सीधे सीधे यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर आप देखोगे लगभग 15 डिग्री नॉर्थ में उत्तरायण हो जाता है। किसका? ITC-Z का। किसका होता है दोस्तों? ITC-Z, यानी ITC-Z का उत्तरायण हो गया, क्योंकि जो तापमान की विशेषताएं 0 डिग्री पर मिल रही थी, वो विशेषताएं अब 15 डिग्री पर मिलेंगी। अर्थात 15 डिग्री शिफ्टिंग होने की वजह से जो विशेषताएं 0 डिग्री पर थी वो अब मिलने लगी 15 डिग्री पर, जो विशेषताएं 30 डिग्री पर थी वो अब मिलने लगी 45 डिग्री पर, जो विशेषताएं 60 डिग्री पर थी वो मिलने लगी 75 डिग्री पर। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आगे जब हम कटिबंध का अध्ययन करेंगे, हर एक डायग्राम का अध्ययन करेंगे, तो वहां पर चीजें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ITC-Z की। इसीलिए समझ लो, अभी ITC-Z का मतलब होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी आप इसे यह भी कह सकते हो कि तापीय विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मतलब कि जैसे जैसे 0 डिग्री के साथ साथ उत्तरी डायरेक्शन या फिर दक्षिणी डायरेक्शन, लेकिन ये 15 डिग्री से ज्यादा जो है कि शिफ्ट नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप 90 को जो है कि उठा के 105 कर दो, 90 तक ही पृथ्वी हमारी, 90 डिग्री तक। हम 0 डिग्री को 15 डिग्री पहुंचाते हैं, 35 को 45 और 60 को 75 डिग्री तक। तो आप बताओ, 0 डिग्री पे जो लो प्रेशर था वो अब कहां मिलेगा? 15 डिग्री पे। 30 डिग्री पे जो हाई प्रेशर था वो कहां मिलेगा? 45 डिग्री पे। जो 60 डिग्री पर लो प्रेशर था वो कहां मिलेगा? 75 डिग्री पर मिलेगा। तो इसकी विशेषताएं बदल जाएंगी कि नहीं बदल जाएंगी? बिल्कुल बदल जाएंगी। और जब यही सूर्य भगवान जब हमारे मकर रेखा की ओर जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जब जाते हैं, तो यही ITC-Z दक्षिणायन हो जाता है, और यहां पे ITC-Z का निर्माण हो जाता है। कहां पर? 15 डिग्री साउथ गोलार्ध में। तो आप यहां पर भी देखोगे 15 डिग्री साउथ गोलार्ध में शिफ्टिंग हो गई, 45 डिग्री साउथ गोलार्ध में शिफ्टिंग हो गई, फिर 75 डिग्री साउथ गोलार्ध में शिफ्टिंग हो गई। तो इसकी वजह से जब ये नीचे खसक रहा है, जब ये नीचे खसक रहा है, तो ये चीजें उत्तरी गोलार्ध में भी तो कन्वर्ट होगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध से भी तो नीचे खसकेगी ना। क्योंकि ऐसा थोड़े कि पृथ्वी खिंच जाएगी, पृथ्वी तो उतनी ही है। तो भाई जो विशेषता आपको 0 पे मिल रही थी वो 15 पे मिल रहेगी, तो यही विशेषता तो नीचे आएगी। जैसे यहां पर आप देखिए, साउथ में देखिए विशेषता ऊपर जा रही, 15, 45, 75 और 90 जो है कि है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये विशेषता आपकी खसक के ऊपर आ जाती है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसी को कहते हैं ITC-Z, या यूं कह दें कि सौर विकिरण लंबवत जहां पर पड़ती है उसे हम तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। अगर वो 0 डिग्री पर पड़ रही तो विषुव हो गया, 23 डिग्री कर्क रेखा पड़े तो ग्रीष्म अनांत, या साउथ डिग्री पड़ रही तो शीत अनांत। और जहां पर भी ये लंबवत पड़ेगी वहां पे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का निर्माण होगा, जिसको हम लोग ITC-Z कहते हैं। इसीलिए उत्तरी अनांत जो यानी कि ग्रीष्म अनांत होता है, उस समय आपका सूर्य कहां पर चमकता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पर चमकता है, और उस दौरान ही आपका क्या बनता है? ITC-Z 15 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यही चीज बस मुझे आपको समझानी थी। यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव होना और परिक्रमण होने से सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा से लेकर नॉर्थ और साउथ की ओर विस्थापित होती रहती है, और इसी दौरान तापीय विषुवत रेखा के साथ ही ITC-Z का भी विस्थापन होता है, केवल और केवल 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ग्रीष्म अनांत में मार्च से जून, जो कि मार्च, अप्रैल, मई, जून में हमारे यहाँ गर्मी लगती है, तो तापीय विषुवत रेखा के साथ विषुवत रेखीय लो प्रेशर भी 0 डिग्री से उत्तर की ओर विस्थापित हो जाता है, और अन्य वायुदाब पेटियों का भी उत्तरायण हो जाता है। तो इसीलिए जो विशेषता 0 डिग्री पर थी वो 15 डिग्री पर हो गई, जो 30 डिग्री पर थी वो 45 डिग्री पर हो गई, जो 60 डिग्री पर थी वो 75 डिग्री पर हो गई। इसी प्रकार शीत अनांत में जब दक्षिणायन होता है तो इसका विस्थापन भी 30
लगातार दक्षिण की ओर हो जाता है। और इस वजह से इंपॉर्टेंट बात याद रख लो, इस वजह से 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य में आपको ग्रीष्म ऋतु में सनमार्गी पवन देखने को मिलेगी और शीत ऋतु में आपको पछुआ पवन देखने को मिल सकती है। जबकि आपको पता है कि 30 डिग्री से पछुआ पवन चलती है, लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री से आपको ग्रीष्म समय में यानी गर्मी में आपको सनमार्गी पवन देखने को मिलेगी और पछुआ पवन आपको जाड़े में देखने को मिल सकती है। तो ये आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, वर्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेशन, या फिर यहीं पर आपको संवहनी वर्षा, वाताग्रीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, इन सब के बारे में जानना है और कैसे जो है कि वर्षा का संबंध फिर आपको पर्वतों से संबंधित होता है, कैसे वाताग्रोह से संबंधित होता है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि सर यूपी पीसीएस में तो नहीं पूछा जाता, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मजबूत नहीं होगा तो आप ये मान के चलो कि मेंस की आंसर राइटिंग कर नहीं पाओगे, जो मैं जुलाई से कराने वाला हूँ, क्योंकि जुलाई तक आपके सारे नोट्स में तैयार कर दूंगा मेंस के। फिर आप वहां पे खोजते रह जाओगे कि सर ये तापीय प्रवणता आपने क्यों लिखा है, सर आपने यहाँ पे वायुदाब परिसंचरण क्यों लिखा, यहाँ पर आपने कोरिलिस बल क्यों लिखा, यहाँ पे आपने पर्वतीय वर्षा क्यों लिखी, क्योंकि शब्द आपके ज्योग्राफी के होने चाहिए, तभी आपका आंसर अच्छा माना जाएगा। आप ज्योग्राफी में अगर आम भाषा का प्रयोग करोगे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा का प्रयोग नहीं करोगे, तो आपको नंबर कम मिलेंगे उस बच्चे की अपेक्षा जो आपसे बेहतर लिखेगा आंसर। तो वहां पे इन शब्दों का प्रयोग आप तभी कर सकते हो जब इन शब्दों के बारे में जानते रहोगे कि इसका मतलब क्या होता है। क्लियर है? तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना और साथ ही साथ वीडियो में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।